मैं हूं अशोक शर्मा। मेरे साथ लाइव बिहार स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अंजू मारा जी। ये जदयू की नेत्री हैं और बाई प्रोफेशन ये अधिवक्ता हैं। राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या है? जैसा कि नीतीश कुमार जी वीमेन एम्पावरमेंट का नारा देकर कहते हैं कि सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, तो राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर बात होगी अंजू मारा जी से। अंजू मारा जी, लाइव बिहार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, तो नीतीश कुमार जी का जो एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि महिला सशक्तिकरण, तो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को जिस तरह से नीतीश कुमार ने जोड़ा है, उसका कितना फर्क पड़ा है? महिला सशक्तिकरण का बिहार के समाज में कितना असर है? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो नारा दिया था महिला सशक्तिकरण, जैसे ही 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ के लोगों ने उनको दिया था समाज के निर्माण के लिए और अपने राज्य के निर्माण के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने एक बात कही थी कि न्याय के साथ विकास करूँगा। तो न्याय के साथ विकास, किसके साथ न्याय के साथ विकास की बात उन्होंने की थी? उन लोगों के साथ जिसके साथ अब तक अन्याय होता रहा है। अन्याय किन बिंदुओं पे? जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो उनके अधिकार मिले थे, फंडामेंटल राइट मिले थे, राइट टू इक्वालिटी की बात संविधान ने कहा था, वो उनको नहीं मिला था। तो वंचित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, उनको हक दिलाने की बात उन्होंने की थी, जिसमें महिला सशक्तिकरण सबसे, मुझे लगता है जिस तरह से एग्रेसिव होकर के विमेन एम्पावरमेंट को उन्होंने इंटरवेन किया, लागू करने के लिए इंटरवेन किया, संघर्ष किया, तो मुझे लगता है कि ये न्याय के साथ विकास की जो बात उन्होंने कही थी, उसमें टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में निश्चित रूप से विमेन एम्पावरमेंट रहा। और जिस तरह से उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक मुकम्मल पॉलिसी बनाई, नहीं कहेंगे पूर्ण नीति बनाई, एक बच्ची को पढ़ाने से लेकर के उसको इकोनॉमिकल, उसको खड़ा करने के लिए नौकरियों में आरक्षण 35% का जो उन्होंने दिया, तो एक मुकम्मल नीति बनाई। तो निश्चित रूप से मतलब स्थानीय निकाय चुनाव में तो 50% आरक्षण लागू किया। बिल्कुल, वो देखिए स्थानीय निकायों में 50% रिजर्वेशन उन्होंने दिया। और देखिए जो महिलाओं के अंदर ईश्वर ने जो उनको क्षमता दिया है, किस तरह से वो क्षमता दिखा, एक थोड़ी सी मौका उनको मिली, सरकार और स्टेट ने पॉलिसी बना करके, नीतीश जी ने जब पॉलिसी बनाकर देखी तो महिला क्षमता किस तरह से बाहर निकला। 50% रिजर्वेशन मिला पंचायत व्यवस्था में, महिलाएं जीत करके कितना पे, मोर देन 50% पे वो जीत करके आए, तो उनके अंदर की जो क्षमता थी वो बाहर निकल करके तो बहुत पॉजिटिव दिखा। और जो लोग भी नीति बनाने वाले लोग थे, नीतीश कुमार जी हमारे जो नेता है, तो एक बल मिला कि नहीं, महिलाओं ने एक बेहतर करके दिखाया। और जो महिला घर के अंदर जिसके निर्णय या जो नीतियां बनती थी, निर्णय नहीं लिया जाता था, वो 50% रिजर्वेशन का ये दिन हुआ कि अब वो महिलाएं जाकर के बोर्ड की बैठकों में अपने इलाके के विकास की बात करना शुरू की, अपने इलाके को कैसे ग्रोथ करना है, चाहे वो एजुकेशन व्यवस्था हो, सोशल स्ट्रक्चर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके डेवलपमेंट की बात वो करने लगी। और उसकी बातों को मतलब सिस्टम ने तवज्जो दिया, क्योंकि सरकार ने वो नीति बनाकर उनको वो मौका दिया था। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं कहूँगी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया 50% रिजर्वेशन के कारण। राजनीति में महिलाओं के लिए मकाम बनाना बहुत आसान है। आप किस तरह से राजनीति में आई और आपके राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, मैं बता दूं कि 2002 में मैं यहाँ से वार्ड पार्षद के रूप में मैं निर्वाचित हुई थी और बहुत ज़्यादा वोट से कम उम्र की मैं पार्षद रही थी। और मैं एक सोशल रूप में और एक ह्यूमन राइट, उसमें आप शायद पढ़ रही हैं? जी, मैं लॉ पार्ट 1 की मैं स्टूडेंट थी और मैं एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में मैं कार्यरत थी। प्रिजन रिफॉर्म पे भी, जल सुधार पे भी मैंने बहुत सारा काम किया। इसी बीच में मैंने 2005 में, क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी, हम लोग बीइंग स्टूडेंट बहुत परेशान थे, क्योंकि घर के गार्जियन कहते थे कि 3-4 बजते बजते तुम लोग को घर चले आना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर 2005 के पहले हम सब जानते हैं कि क्या भयावह स्थिति, कब किसका अपहरण होगा, कब मारा जाएगा, कोई उसकी गारंटी नहीं होती थी। तो हम लोग भी डरे रहते थे। तो बीइंग स्टूडेंट हम लोग भी जो परिवर्तन, जो बेचैनी थी बिहार के लोगों में, तो उसमें हम लोग भी थे। तो 2005 में नीतीश जी की जो के नेतृत्व में जो सरकार बनी, तो हम लॉ स्टूडेंट भी जो थे उनके साथ हम लोग भी उसके लिए संघर्ष हम लोगों ने किया सरकार बनाने के लिए। 2007 में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा जो है राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। और जो मेन कारण है जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने का, चूंकि मैं जो हूँ, एक मेरा लॉ बैकग्राउंड है, लीगल बैकग्राउंड है, तो जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पहली बात कही थी
गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। दूसरा कि मैं न्याय के साथ विकास करूंगा। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बिल्कुल जो एक फिलॉसफी है, एक जो दर्शन है, ईश्वरीय दर्शन कि नेचुरल जो राइट है, जिनके जो अधिकार प्रकृति ने दिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, उसको मैं इंश्योर करूंगा। तो मैंने एक फिलोसफर का चेहरा इनमें देखा था समाज के परिवर्तन के लिए। और सच पूछिए, मैं इनकी नीतियों से और इनके सिद्धांतों से मैं बहुत प्रभावित होकर के मैंने राजनीति को ज्वाइन किया था। राजनीति में जब आप आई तब आपके घर वालों का स्टैंड क्या था, वो क्या उनका सोचना क्या था? देखिए, इस मामले में मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही मैं किस्मत वाली रही हूँ कि एक मुस्लिम बैकग्राउंड होने के बावजूद मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, इवन मेरे भाई बहन सब बहुत सपोर्टिव रहे। समाज भी सपोर्टिव रहा, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है लड़कियों को आगे निकल पाना, क्योंकि देखिए खासकर पॉलिटिक्स में 10 सवाल उठाए जाते हैं। दोहरी चुनौतियां होती है महिलाओं के। अगर कोई महिला कामयाब होती है तो एक चीज जान लीजिए, अगर एक पुरुष कामयाब होता है तो मैं ये कहूंगी कि आप सल्यूट करो या ना करो, लेकिन अगर एक वीमेन कामयाब होती है तो सल्यूट जरूर करो। वो इसलिए कि उसकी जो चुनौतियां 2 लेवल पे होती है। एक तो उस चीज को वहां तक पहुंचने के लिए जो एक वो संघर्ष होता है वो करना होता है। दूसरी चीज समाज से वैसे कोई भी महिला कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करती है तो वो सलाम के काबिल है, वो घर भी चलाती है, बिल्कुल, और वो उसकी जो एक जिम्मेवारी होती है जो सार्वजनिक जीवन में उसको भी पूरा करती है। इसलिए और साथ ही साथ जो एक समाज की चुनौतियां होती हैं, तुम 8 बजे क्यों आए हो, 8 बजे क्या काम है, जो एक सवाल होते जो हम लोग भी जब पढ़ते थे और जब हमारी कोचिंग रात के 8 बजे खत्म होती थी, तो आज मुझे याद है कि मेरे इलाके के लोग कहते थे कौन सा पढ़ाई पढ़ती है कि 8 बजे रात में आती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स उस वक्त झेलने पड़ते थे, लेकिन आज माहौल बहुत बदल चुका है। अब वो मुझे नहीं लगता है कि अब वो माइंड सेट अब हमारा समाज अब उस चीज से बाहर निकल चुका है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी के लिए। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से एक और सामाजिक मुद्दे को उठाया है हाल में, दहेज के विरोध में, तो क्या आप मानती हैं कि वैसे तो आमतौर पर हिंदू कम्युनिटी में दहेज की प्रथा जो है वो कोढ़ की तरह है, कई परिवार तबाह हो चुके हैं, तो सामाजिक मुद्दे का किस तरह से आप उसका प्रभाव किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस देश के जितने भी स्टेट है या जो दूसरे दिगर रहनुमा हैं जो चला रहे अपने स्टेट को, या जो राजनेता हैं, इस बात को आदरणीय नीतीश कुमार जी से इबरत हासिल करनी चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए। वो इसलिए कि इन्होंने मतलब शासन को, मतलब सत्ता को शासन और प्रशासन तक ही नहीं रखा, बल्कि जो समाज के प्रति जो एक शासन का सत्ता का उत्तरदायित्व होता है, जो समाज के ड्रॉबैक्स है उसको करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो उन्होंने चलाए हैं, तो सत्ता को वहां तक ये लेकर के गया है। तो मुझे लगता है कि हर राजनेता को इनसे इस चीज को लेना चाहिए कि सत्ता अगर समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए अगर ठान ले तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से हम शराब बंदी को लेकर के देखें तो बहुत ही मुश्किल ये बात लगती थी, और वाकई में 5000 करोड़ रेवेन्यू को फॉरगो कर देना, इग्नोर कर देना अपने आप में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम था। बावजूद वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि देश की हमारी जो राज्य की महिलाएं थी उन्होंने ही सवाल उठाया था कि इस शराब के कारण हमारी सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, हम एट्रोसिटीज के शिकार हो रहे हैं, हमें प्रताड़ित किया जाता है। मैं जब आयोग में अध्यक्ष थी तो यकीन जानिए, मतलब रोज 20 से 22 केसेज या 25 केसेज आते थे, जिसमें मैक्सिमम जो कॉम्प्लेन में जो बातें होती थी, जो उसमें फैक्ट होते थे, ये जरूर मेंशन होता था कि मेरा पति शराब के नशे में आकर के मुझे मारता है, पीटता है, या जो भी मेरे साथ एट्रोसिटीज करता है, ये बात जरूर मेंशन होती थी। तो ये बात तो बिल्कुल सामने आ चुकी थी कि जितने भी इफ टीजिंग के मामले, जितने भी इफ टीजिंग के मामले होते हैं, आप देखिए कोई भी व्यक्ति होश हवास में नहीं करता था, वो नशे में होता था, तभी वो होती थी। तो इतनी जो बुराइयां थी समाज में, हमारी जो महिलाएं इतनी डरी होती थी, वो सिर्फ शराब के कारण। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑस्टिन ने कहा था कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन एंड बैक्ड बाय द सैंक्शन। तो नीति बना करके सिर्फ छोड़ा नहीं, बल्कि उस नीति को लागू करने के लिए सैंक्शन यानी कि एक्ट बनाया, कानून बनाया कि जो इसको तोड़ेगा उसको जेल के अंदर किया जाएगा, सलाखों के पीछे किया जाएगा। तो बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट रहा कि शराब को बंद करना है तो उसको कैसे हम फुलफिल करेंगे। इस मामले में कानून से अधिक वैचारिक मुद्दा ये विचार का मसला है कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, आप
की वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो, बिल्कुल। तो इसका तो ख्याल रखना है। लेकिन अगर कोई उस तरह के विचार नहीं आते हैं तो उनको करेक्ट करने के लिए तो फिर कानून तो पहले से है, लेकिन कानून में लगातार संशोधन भी होते रहते हैं। हाँ। लेकिन कानून लागू करने से, और जब कानून लागू हो जाता है तो 10 आदमी पर अगर कार्रवाई होती है तो 50 आदमी बिना कार्रवाई करे जाते हैं। कुछ ऐसे भी बदमाश होते हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये जो मसला है वो विचार का है, सोचने का। आपकी सोच वहाँ कहाँ तक है। तो ये सामाजिक मुद्दे को क्या पार्टी के स्तर पर या कोई ऐसा आप लोगों ने टास्क फोर्स बनाया है जिसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को जागरूक बनाया जाए? आप देखे होंगे कि कल ही हमारे यहाँ जो बैठक हुई है उसमें 1,35,000 जनता दल यूनाइटेड के वर्कर को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कि वो पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे जा करके लोगों को अवेयर करें शराब के खिलाफ, शराब जो लेते हैं उसके नीतीश खिलाफ। जी ने कहा है कि शराब रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी चौकीदारों पर है। वो गांव में रहते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ शराब बनती है और कहाँ लोग पीते हैं। जी नहीं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि उनको पता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। हम चूंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें हमारे अंदर एक सेंसिटिविटी है, तभी हम लोग राजनीति या फिर समाज के मुद्दों से जुड़े हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग एक्टिविस्ट हैं, तो एक सेंसिटिविटी उनके अंदर है। तो हमें भी अगर सरकार ने हमारे ये मुहिम चलाए हैं तो ठीक है, चौकीदार हमारा एक गवर्नमेंट का वो तंत्र है, वो सरकारी तंत्र। लेकिन इस मामले में कई बार आरोप लगता है हाँ। कि पुलिस वालों की मिली भगत से ही ये शराब का कारोबार, अवैध कार्रवाई कारोबार भी होती है ना, कार्रवाई भी होती है। जैसे ही बात प्रकाश में आती है, हमको नहीं लगता है कि 1 मिनट भी कहीं डिले होता होगा, कार्रवाई होती है। लेकिन वो डर, वो खौफ, जो कानून का खौफ होना चाहिए, वो खौफ पुलिस अधिकारियों या जो सिविल सर्वेंट हैं उनके मन में नहीं है। कानून का शासन है, कानून का शासन दिखना भी चाहिए। रोज अनियमितता, आर्थिक घपले सामने आ रहे हैं, कहीं शौचालय घोटाला हो गया, कहीं सरकार, ठीक है सरकार अपनी ईमानदारी की बात करती है, लेकिन निचले स्तर पर इसको कैसे लागू किया जाए, इसके लिए क्या? देखिए पहले दो बात आपने कही। नंबर 1 कि जो खौफ लोगों के अंदर नहीं है। आप एक चीज ये बताइए कि अगर शराब के विरुद्ध खौफ नहीं होता तो जिस तरह से रोड पे बाइकर्स गैंग वाले लोग पी करके वो गाड़ी को चलाते थे, जिस तरह से महिलाओं को, आप किसी मोहल्ले में चले जाइए जो स्लम्स के इलाके हैं, आप मोहल्ले में चले जाइए, जिस तरह से पीटा जाता है, जिस तरह से शराब बरामद होने की घटनाएं हो रही हैं कहीं गाड़ी में, कहीं ट्रक में, तो वो होता है कि डर है कि बिहार में अब कानूनन शराब बेचना पीना जुर्म है, तो वो चीज रुकनी चाहिए थी। अपनी स्वेच्छा से नहीं पी रहा है वो अलग बात है, या मजबूरी में नहीं पी, लेकिन इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। उस पर सरकार क्या कुछ इसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ अलग से? अच्छा एक चीज ये बताइए कि क्या ये नहीं दिख रहा है कि जिस तरह से सेवन पहले होता था वो रुका है? ये मात्रा, ये प्रतिशत का सवाल हो सकता है, ये आंकड़ों का सवाल हो सकता है। स्वेच्छा नहीं है, वो कानून का डर है। ये मामला तब और ज्यादा संगीन हो जाता है कि जब पुलिस वाले, आमतौर पर ऐसा क्या होता है कि ये कानून बना हुआ है, इसको करने से लोग डरते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो पकड़ लिया जाएंगे। लेकिन जिस पर कानून के रक्षा की जिम्मेवारी है वही कानून तोड़ रहा है, तो फिर कानून का पालन कैसे होगा? अगर वही, आप एक चीज ये मुझे बताइए कि अगर वही तोड़ रहा है तो अभी आपने कहा कि इतने जो शराब है पकड़े जाते हैं, उसको कौन सीज करता है, कौन पकड़ता है? वही पुलिस वाले पकड़ते हैं, वही करते हैं। अब उसमें जो 2-4 लोग वैसे वो बातें आती है प्रकाश में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो जेल जाते हैं, उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग होता है वो चलता है, पनिशमेंट उनको मिलता है। आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं है, कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जिससे सामाजिक बदलाव का संकेत लगे कि नहीं ये एस्टेब्लिश करता है कि सोशल चेंज हो रहा है बिहार में। कुछ ऐसी मैंने कहानियां या कुछ उदाहरण बताइए। देखिए उदाहरण अगर आप कह रहे हैं तो अगर सिंबॉलिक अगर आप कह रहे हैं कि वो सिंबल दिखे और लगे कि हाँ बिहार बदल रहा है। मैंने आपके सामने, चूंकि आपने देखा है। सबसे पहला तो हमारा जो साइकिल पे पैंडल मार के जाती हुई स्कूल जो बच्चियां है ना, वो जो जब सीन दिखता है ना तो वो लगता है कि बिहार बदल रहा है। वो हमारी लड़कियां जाती हैं, वो भविष्य निर्माण के लिए सिर्फ साइकिल चलाना वो नहीं होता है, वो तो सारे बिहार को दिख रहा है। कह रहे हैं कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की हैसियत से आपके सामने कई ऐसी चुनौतियां आई होंगी जो लगता होगा जिसको आपने हैंडल किया होगा, और वो कैसे सॉल्व हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो का कुछ। और देखिए एक चीज मैं बताती हूँ कि जब विमेन कमीशन में मैं आई तो पहले के जितने भी मामले थे मैंने देखा तो
वहाँ पे जो मामले दर्ज होने के रेशियो थे वो कम थे, और हम लोग के आने के बाद उसके पहले भी वो रेशियो बढ़े। तो इस चीज को मैंने जानने की कोशिश किया कि क्या घटनाएं उतनी घटित हुई। तो ये बात जब इस चीज को हम लोग ने जानना शुरू किया, तो ये नहीं, महिलाओं के अंदर एक जागरूकता आया और उनको इस बात की अब जानकारी हुई कि मेरे साथ जो एट्रोसिटीज होता है वो गलत होता है, ये बियॉन्ड द लॉ है, ये संविधान के खिलाफ है। और इन लोगों ने चुप्पी तोड़ा, उनके अंदर का आत्मविश्वास अब जगा है और उन्होंने चुप्पी तोड़ा। उनके साथ जो एट्रोसिटीज घर के अंदर होता था, मतलब रोड पे जो होता है उसको हटा दीजिए, भाई के संरक्षण में, पिता के संरक्षण में, पति के संरक्षण के वही लोग एट्रोसिटीज क्या करते थे, बेटा माँ को पीटता था। तो इन लोगों के खिलाफ एक जो इमोशन के कारण जो महिलाएं हमारी चुप रह जाती थी, उस चीज को घुट घुट की जिंदगी जीती थी, उसको उन लोगों ने ब्रेक किया है। एक आत्मविश्वास उनके अंदर जगा और वो आकर के थाने में शिकायत करना, आयोग में, हेल्पलाइन में, या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां जाकर के उन्होंने शिकायत करना शुरू किया और ये तेजी से बढ़ा है। अगर कोई महिला राज्य महिला आयोग में शिकायत करती है जी, तो उसकी समस्या का निदान कैसे होता है? उस एक प्रोसेस उसका क्या होता है कि आपको पनिश करने का अधिकार है, आप मामला कोर्ट में देती हैं, कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विमेन कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसका जो उद्देश्य ये है कि एक विमेन की जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसके जो लीगल राइट है उनको इंश्योर करना और उसको प्रोटेक्ट करना, और इसके लिए जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको मॉनिटर करना कि वो किस तरह से कर रहे हैं। सपोज दैट कि एक महिला के साथ एट्रोसिटीज होता है और वो जाती है थाने में शिकायत करने, अगर बाय द वे नहीं शिकायत दर्ज करता है तो विमेन कमीशन के पास हुआ था, तो विमेन कमीशन उसको फिर मॉनिटर करेगा और उनको सम्मन करके बुलाएगा और बुला करके ये जो स्पष्टीकरण पूछेगा कि क्यों आपने नहीं दर्ज किया। लाइक कार्रवाई जो होता है वो कार्रवाई करने का, सम्मन करने का, किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करके शो काउज करने का ये अधिकार है विमेन कमीशन को, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वास्ट ये अधिकार है विमेन कमीशन को। अगर मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग दंपत्ति हैं, ओल्ड एज मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, अगर उनके साथ परिवार में अगर बहुत अच्छे से सलूक नहीं किया जाता है, अगर वो शिकायत करना चाहें अपने इंसाफ के लिए, तो क्या उनको करना चाहिए, कैसे उनको इंसाफ मिले? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी विमेन को या जो बच्चा है उसको राइट टू मेंटेनेंस, उसका दैट इज द लीगल राइट, किसी भी महिला का उसका वो कानूनी अधिकार है मेंटेनेंस का। अगर वो विडो है तो अपने बच्चों पे भरण पोषण का उसको अधिकार है। अगर कोई बच्चा या उसका पति, अगर अलाइव है पति, उस वेमेन को जो ओल्ड लेडी है अगर उनको मेंटेन नहीं करता है, लुक आफ्टर नहीं करता है, तो उस महिला का वो फंडामेंटल उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और उसका लीगल राइट भी है। तो विमेन कमीशन को वो आकर के सिर्फ एक आकर के शिकायत करते हैं, विमेन कमीशन इमीडिएट उस पर कॉग्निजेंस लेता है, बुलाता है, बुला करके मैटर को डिसाइड कराता है और एक फिक्स करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना है, तो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ इस वेमेन को इतना वो जाएगा इनके अपने भरण पोषण के, तो उसको तय करके उसको दिलवाता है। आप जदयू की नेत्री भी हैं, जिस राज्य कार्यकारिणी की आपकी अभी बैठक संपन्न हुई है, तो क्या लगता है जिस तरह से इस बात की चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में आपका गठबंधन है, केंद्र में मानसिक रूप से आपका गठबंधन है लेकिन प्रायोगिक रूप में नहीं है क्योंकि आप वहाँ की सरकार में नहीं है, तो क्या भविष्य में जिस गुजरात में आप अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो ये गठबंधन, नीतीश जी जैसा कि बार बार कहते हैं कि मेरा गठबंधन केवल बिहार के लिए है, तो ये क्या तात्कालिक गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ? भविष्य में जदयू अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इससे अलग भी हो सकता है? देखिए, ये अभी इसकी मतलब इस बारे में बात कहना अभी ये उचित नहीं होगा। अभी गठबंधन है बिहार में बीजेपी के साथ और बिहार के विकास के लिए गठबंधन बना है। भविष्य में क्या होगा और भविष्य में क्या नहीं होगा अभी तय नहीं। जैसे कि आपके अलायंस थे बीजेपी गुजरात में, आप उनके लिए प्रचार कर सकते हैं, जदयू वहाँ जाके नरेंद्र मोदी के लिए वहाँ प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आप लगभग 50-52 कैंडिडेट लगभग जदयू के खड़े हैं, तो जाहिर है ये मोदी जी का ही हक कमजोर होगा। तो अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे, दूसरी तरफ आप 52 सीटों पे चुनाव लड़ने की परिस्थितियां हैं, अभी नॉमिनेशन जिस तरह से किया गया है, अब सिंबल मिला है नहीं मिला है ये बात का मसला है, लेकिन जदयू के 52 समर्थकों ने नॉमिनेशन किया है, तो किसका नुकसान होगा? देखिए, नुकसान के लिए नहीं कोई चुनाव लड़ता है। अगर हमने वहां पे चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया है
तो वहाँ पे 52 सीट पे लिया है, तो 52 सीट जीतने के उद्देश्य से लिया है। वो अलग की बात है, कामयाबी कितने पे मिलती है और कामयाबी कितने पे नहीं मिलती, किसी का नुकसान, अब कोई भी किसी का नुकसान करने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। नहीं, चुनाव देखिए, जब कोई चुनाव लड़ता है तो जाहिर है जीतने के लिए वहाँ हमारे सीट हाँ, अगर आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर है कोई हारेगा। हाँ, तो जब कोई हारेगा तो जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी को ही इसका नुकसान होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा तो फिर नीतीश जी ये कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी को हराना तो मुश्किल है, गुजरात में तो वो बिल्कुल आराम से जीत रहे हैं, ऐसा ठीक है। एक चीज वो देख रहे हैं कि नहीं मुश्किल हराना, वहाँ मेजोरिटी उन्होंने कहा कि उनको पूर्ण बहुमत की सरकार वो बन जाएगी, उन्होंने ये कहा। ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार। आकलन हमारे नेता जो माननीय नेता, हमारा एक आकलन है कि वहाँ पूर्ण जो वहाँ का वो माहौल है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सरकार बन जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये तो ईमानदारी है ना, पॉलिटिकल ईमानदारी, कि झूठा हम नहीं कह रहे कि मैं इतना सीट लेके आ रहा हूँ, जो जितने पॉलिटिकल नेता कहते रहते हैं कि हम जो है 252 में 200 सीट लेकर के चले आए। कम से कम हमारे नेता एक झूठा दावा तो नहीं कर रहे हैं कि मैं वहाँ मेजॉरिटी में आ जाऊंगा। तो ये तो नूरा कुश्ती की, तुम भी दोस्त मैं भी दोस्त, लेकिन चलो अखाड़े में लड़ते हैं, ये तो वही बात हो गई। नहीं, नूरा कुश्ती वाली बात नहीं है। देखिए ये हमारा ये बात सही कि बिहार में हमारा गठबंधन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग दूसरे स्टेट को लेकर के नहीं है, और जब दूसरे स्टेट को लेकर के अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वहाँ चुनाव लड़ने का डिसीजन जो है हमारा, जो हर दल ने किया है तो हमने भी किया है। ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक में क्या प्रमुख मुद्दे तय किए गए? देखिए हमारी जो बात है कि एक तो हमारे जितने भी वर्कर हैं, चाहे वो वार्ड लेवल तक ही क्यों नहीं, जो हमारे पार्टी के वॉलंटियर है और कार्यकर्ता है, एक तो हमें उनको पूरा ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना है। जो हमारा मद निषेध अधिनियम है उसको लेकर के, लोक शिकायत निवारण एक चीज जान लीजिए, लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो हमारा आया है 2016 में, वो डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला ये अधिनियम है। तो आम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, कानून तो बन चुके हैं, तो लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए लोक शिकायत निवारण अधिनियम, मद निषेध अधिनियम और भी जितने सारे, दहेज डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, बाल विवाह अधिनियम 2005 जो है, इन सारी चीजों पे ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनको पूरा लोगों के बीच में जाकर अवेयर करने का दायित्व दिया जाएगा। हम लोग का फोकस अभी इन विषयों पे, जो समाज में जो कुरीतियां हैं, क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय के माध्यम से आप देखेंगे कि जितने भी जो शोषित रहे हैं, जो वंचित रहे हैं, उनको इंश्योर करने के लिए वो सारे प्रोग्राम्स उसमें हैं। महिला सशक्तिकरण, आर्थिक हल युवाओं को, बोला हर घर नल स्वच्छ जल, ये किन के लिए था? जिनको शुद्ध पानी नहीं मिलते थे, जो डिप्राइव सेक्शन के थे। हर गांव में नली और गली और पक्की सड़कें। आप देखिए जब गांव में आप जाते होंगे तो टोला रहता होगा, कोई टोला बहुत गंदा है, तो कौन सा टोला है? तो मियाँ टोली है, मतलब ये शब्द होते थे। ये कोई संपन्न दिखा कौन है, तो अरे ये तो संपन्न लोगों का है। तो दूर से ही दिख जाता था कि ये डिप्राइव सेक्शन के लोगों का इलाका है, जो एकदम बजाती हुई नाली और गली कुछ भी नहीं। तो बोले 7 निश्चय। ऐसा नहीं था कि मतलब किसी खास टोले में सड़क बन जाती थी और किसी खास टोले, तो ये पूरा गांव अगर गंदा था तो पूरा गांव ही गंदा था, ऐसा नहीं होता था। ऐसा हम लोग भी गांव से ताल्लुक रखते हैं कि किसी खास तबके के लिए कोई सड़क बन गई और किसी खास तबके के लिए सड़क नहीं बनी, ऐसा नहीं होता था पहले, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, अभी 2-3 गांव ऐसा, हालांकि दिसंबर तक बिजलीकरण करने की पहले जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी कांग्रेस के समय, सबसे पहले बिजली का कनेक्शन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, पहले उनके टोला में बिजली देना अनिवार्य था। बाकी जगह बिजली जले या नहीं जले, चूंकि उतना सेंसन ही होता था, उतना पोल और तार, तो ऐसा नहीं था। देखिए ये तो पॉलिटिकल अप्रोच हो गया कि गांव में अगर कोई सड़क बनेगी तो जाहिर है ऐसा कि वो किसी एक टोला को छोड़ देंगे तो दूसरे टोला को, हाँ किसी एक गली की सड़क बन रही है तो जाहिर है बारी बारी से आपके पास पैसा अगर सीमित है, फंड सीमित है, तो पहले कौन सा टोला बनेगा? आप तो हकीकत से दूर है। नहीं आप हकीकत, अगर मान लीजिए कि फंड आपकी लिमिट है, तो पहले प्रायोरिटी किस टोले को दिलाएगा वो भी तय होगा। हाँ, कि जहाँ जरूरी है पहले वहाँ बनेगा। जो वंचित तबका है, ये तो सबका फलसफा है कि जहाँ जो वंचित है पहले उसको सुविधा दी जाए। कहाँ से फलसफा है? कैसे अगर रहता तो आज वंचित जो है समाज के सबसे डिप्राइव कैटेगरी में खड़ा हो जाता। आज आरक्षण देकर के उसको मेन स्ट्रीम में लाने की ये बात बताइए कि पिछले आजादी के बाद से आरक्षण लागू है,
कहाँ कितने उसमें से कुछ खास जातियां हैं जो आरक्षण में जिन जातियों को शामिल किया गया है, उसमें से 4, 5, 6 जातियों से अलावा बहुत कम फायदा दूसरे निचले स्तर पे पहुंचा है। तो ये तो है कि अगर किसी खास समूह के लिए अगर आप काम करिएगा तो समाज में तो दिखाई पड़ता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को देखिए ना, वही तो हम कहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता देखिए। आप जब ये बात उन्होंने कहा था, तो उन्होंने क्या किया, दलित को तोड़ करके महादलित बनाया, जो सबसे जो करे उन तक नहीं पहुंचा था आरक्षण का लाभ, उनको इस पे अलग कैटेगरी करके वो लाभ दिलाने की और अलग से व्यवस्था उनके लिए किया गया। यही तो सरकार बाद में पॉलिटिक्स का क्या हुआ, एक मात्र महादलित में केवल पासवान जाति को नहीं रखा गया था। हाँ। जो दलित और महादलित का विभाजन था, यह भी राजनीतिक कारणों से था। केवल एक पासवान को आप लोगों ने महादलित से बाहर रख दिया था, फिर बाद में पासवान भी महादलित में आ गया। तो ये तो राजनीतिक कारणों से इसके फैसले लिए जाते हैं, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, और फिर बाद में कहा जाता है कि नहीं ये तो सोशल रिफॉर्म के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ चीजें प्रतीकात्मक होती हैं, जैसे कि उसमें भी आरक्षण है। अब जैसे कि आपने नीतीश कुमार जी ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू किया, तो क्या ये तो चीज है कि हम कहां से कहां राजनीतिक प्रभाव पैदा करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, आप एक चीज ये बताइए, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आरक्षण पे लोगों को इतना मतलब क्या हो जाता है। आप आरक्षण, आपका कहना है कि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही हो। हाँ, बिल्कुल। इस देश में कितने परसेंट सरकारी नौकरी? 2%, सिर्फ 2% गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि अगर 8%, 2 गवर्नमेंट जॉब में आप आरक्षण लागू 2% में आरक्षण अगर आप देते हैं तो कहते हैं कि बाप रे बाप, ऐसा हो गया है कि हमारी हुई है। और 98% में जो है आरक्षण है ही नहीं। तो ये देखिए, एक वनस्पति शास्त्र का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो पेड़ पौधे एक बार जंगल में काफी जन्म लेते हैं, उसमें जो वही सर्वाइव करता है जो फिट होता है। ये तो नौकरी है अगर 10, तो 10 में जो सबसे बेहतरीन 50 आदमी अगर उसके लिए एप्लीकेंट है, तो जो 10 सबसे बेहतरीन 10 होंगे वो नौकरी में आएंगे। एक चीज जान लीजिए, हमारा समाज जो है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट पे नहीं काम कर सकता है। हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे लोक कल्याणकारी राज्य बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था, राजनीतिक कारणों से वो आज तक पहले सुन लीजिए, हमारा देश जो है लोक कल्याणकारी राज्य है। लोगों का कल्याण कैसे होगा उसके लिए हमारा ये नहीं कि जो फिटेस्ट है उसको दबाएंगे और मैं फिटेस्ट हूँ, ताकतवर हूँ। अगर जो हमारा असहाय है उसकी व्यवस्था करके उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले 1 मिनट उसको नहीं सपोर्ट करता है। तो क्या हम देश के संविधान से चलेंगे, इस देश का जो सॉवरेनिटी है उसको हम मानेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को? अच्छा बताइए, संविधान साइंस के अप्रोच से समाज नहीं चल सकता। हम कह रहे हैं कि संविधान में जो व्यवस्था थी जी, उसको समय के हिसाब से संशोधन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? वो जो बाबा साहब लिखे गए वही केवल मान लिया गया, बिल्कुल किया जा रहा है। तो अब राजनीतिक फायदों के लिए इसका हम करेंगे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब से रखी हुई थी, किन कारणों से 10-12 साल तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही, और किन कारणों से फिर 12 साल के बाद अचानक वो, तब जो लोग थे उसके दोषी थे, उनके लिए क्या कार्रवाई की गई? तो कि आपने वंचित सबके का हक तुम्हारा 12 साल। तो वही ना मैं कह रही हूँ, मैं तो वही कह रही हूँ कि वंचितों के हक की मारी होती, तो आप इसको कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। जो वंचित है उनको प्रियोरिटी दिया जाता है, ऐसा नहीं। वंचितों की हक मारी हुई है, तभी आज हमारे जो समाज के लोग जो इतना मतलब आज कहते हैं कि एकदम एक विकास का टापू बना हुआ है, तो दूसरा हमारा जो दलदल बना हुआ है। देखिए, महिला आरक्षण बिल जब संसद में पेश हुआ था तो नीतीश जी ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि 33% आरक्षण के हम समर्थक जी। पार्टियां समर्थन कर, लेकिन कितने चुनाव में 33% टिकट दिया जाता है महिलाओं को? दिया जाता है नहीं। हमारे दल तो महिलाओं को, तो फिर कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। हमारा दल महिलाओं को प्रियोरिटी देता है। प्रियोरिटी देना अलग बात है, और 33% आरक्षण देना अलग बात है। लागू कर दीजिए ना, तो बाध्यता हो जाएगी। लेकिन कानून के डर से ही करेंगे, अपने इरादे नेक नहीं। इरादे नेक है तभी तो 50% रिजर्वेशन दिया महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में। लेकिन अपने दल में ये भी हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आज अगर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वक्तव्य दिया, एक इन्वायरमेंट बना, आप बैठ के चर्चा उस पर कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि इस पे बहस होनी चाहिए। उन्होंने मुद्दा दिया। उन्होंने इस तरह के मुद्दे नहीं दिए अनाप शनाप, जनता उसको डिस्कशन करे और आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करे। उन्होंने एक पॉजिटिव मुद्दा दिया
एक क्रिएटिव मुद्दा दिया, एक जो हक मारी हुई है महिलाओं की उसको हक देने वाला मुद्दा दिया, तो सच में नेता तो हमारे मतलब मैं कहूँ कि उनका तो कोई मिसाल ही नहीं है, पॉजिटिव उन्होंने मुद्दा दिया। राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो लागू कर दी गई है, लेकिन वास्तविक अधिकार उनको अभी भी नहीं मिला है। अभी भी वो अपने घर के लोगों से संचालित होती हैं, वो केवल स्टाम्प पेपर के रूप में काम करती है। ये बदलाव कैसे हो? देखिए अशोक जी, आप जो कह रहे हैं इस बात से मैं अभी वर्तमान में पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद पंचायती व्यवस्था में मैं वार्ड पार्षद बन करके आई थी और ठीक आप पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल, ठीक है, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं वो भी तो प्रतिनिधि बन के, मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत सम्मान होता है मतलब उनके प्रति कि ना पढ़ी हुई फिर भी इतनी उनके अंदर संवेदनशीलता है। उस वक्त सही बात है कि जब मैं बोर्ड की बैठक में हुआ करती थी तो जो वार्ड पार्षद हमारी महिला होती थी उनके साथ उनके पति आके बैठा करते थे। ये बस मेरा यही कहना है। हाँ, ये और ये चीज हमको भी हंसी आती थी, लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ कि वो भले वो घरेलू महिला रही हो, उनके पति ने चूंकि रिजर्वेशन है तो पति ने या पुत्र ने उनको चुनाव लड़ा दे, लेकिन अब वो बोर्ड की बैठक में स्वयं जाती है, स्वयं उस बातों को मुद्दों को अब वो समझने लगी है। तो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि बहुत परिवर्तन हुआ है इस दिशा में कि पहले जो मुखिया पति, वार्ड पार्षद पति शब्द होते थे, अब ये शब्द अब ना के बराबर सुनने को मिलते हैं। रीजन है कि अब वो सीन देखने को नहीं मिलता है कि महिला के साथ पति अंदर में जाकर के बोर्ड की बैठा, ये सीन अब देखने को नहीं मिलता। सामाजिक बदलाव के लिए महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है जी। ये सामाजिक स्तर पर ये काम हो रहा है जी। लेकिन राजनीति में जो अभी हालात हैं, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं, सही में बहुत ही चिंतनीय विषय है और जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उसकी कम है। क्योंकि होगा क्या कि एक आम जो आदमी है उसकी धारणा परसेप्शन जो है ना पॉलिटिक्स के प्रति, पहले भी लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स में मत जाओ, वहाँ गंदे लोग रहते हैं। एक बार फिर वो परिस्थितियां बन रही हैं जो अखबारों में, टेलीविजन में जो दिखाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उससे तो एक बार फिर लोगों का की रुझान राजनीति से कम। यही चीज होनी थी ना पहले कि राजनीति गंदी चीज है मत जाओ, यहीं से गलती शुरू हुई। राजनीति जहाँ पे समाज के निर्माण के लिए पूरी नीति बनती है, पार्लियामेंट और असेंबली वो जगह जहाँ कानून बनता है, तो वहाँ तो पढ़े लिखे और सभी लोगों का जाना बहुत ही जरूरी है और एक इंटेलेक्चुअल स्किल्ड पर्सनालिटी का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सोचे कि फिर क्या होगा। तो वहीं से शुरुआत एक गलत हुई कि पॉलिटिक्स के प्रति एक नेगेटिव परसेप्शन कि तुम मत जाओ, इन्हीं वजहों से बनती है। नहीं जो अभी तो ये इसलिए बन गया ना कि वैसे लोग यहाँ सरवाइव करने लगे। अगर अच्छे लोग आने लगे तो यकीन जानिए कि जो बेहतर चीज होती है, जो पॉजिटिविटी होती है ना, निगेटिव चीजें खुद ब खुद साइडलाइन होती है और डिमोरलाइज होती है। रीजन है कि ये चीजें वहां पे अभी परसिस्ट कर रहा है। जब अच्छे लोग आएंगे ना राजनीति में, पढ़े लिखे लोग आएंगे, क्रिएटिव और पॉजिटिव सोच वाले लोग आएंगे ना, यकीन जानिए ये खुद ब खुद वहां पे डिमोरलाइज फील करे। तो जरूरत है वर्तमान में कि अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि समाज का निर्माण राजनीति के फील्ड से ही होता है, नीतियां बनती है, प्रोग्राम्स बनते हैं, सारी चीज यहाँ से तय होती है। तो वैसे स्किल्ड पर्सन का आना बेहद जरूरी है। तो ये अब नहीं कहा जाए कि राजनीति गंदी है, बल्कि राजनीति अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर लगती है तो अच्छे लोग आकर के उसको ठीक करें। कोई ऐसा अपना संस्मरण बताइए जो मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक सामाजिक बदलाव, जैसे कहा गुड गवर्नेंस के लिए नीतीश जी सत्ता में आए, इसके नाम पर उनको वोट मिला, गुड गवर्नेंस के नाम पर उन्होंने महागठबंधन को तोड़ा। तो ये लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार के अभी जो घटनाएं हो रही हैं तो लोगों के मन में एक सुधार हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है, कुछ सरकारी कर्मचारी फिर उसी तरह से लगातार गलतियां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो क्या मंथन पार्टी के स्तर पर इस बात का मंथन है कि आप लालू जी से या लालू जी के शासन से आप अलग दिखेंगे तभी आपको एक्नॉलेज करेगा? क्या उस स्तर पे आपकी कोई चिंता है? नहीं, ऐसा नहीं था कि लालू जी के से हटेंगे तभी लोग आपको एक्नॉलेज करेगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के को ही लोगों ने एक्नॉलेज किया, तभी वो फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बनी और सरकार बनी। आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही लोगों ने दिया था। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जब हम लोग भी 2-3 बैठकें हुई तो ये हमारे नेता की ये चिंता हम लोगों ने मतलब हमेशा वो व्यक्त करते थे कि लोगों ने वोट किया है। इनका कहना था कि लोगों ने महागठबंधन को वोट किया, ठीक है, ये सही बात है, ये एक पहली बात है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो पहलू है
लोगों ने महागठबंधन को वोट किस लिए किया था? अपने डेवलपमेंट के लिए किया था, अपने विकास के लिए। विकास का क्या स्थिति रह गया था? सारा का सारा आपको पता होगा कि एक एक जिले में 4-4 साल से डीएम जो है वो बैठे हुए थे, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग बाधित हो रहा था। हर काम में इंटरफेरेंस, हर का एक दायरा होता है, एक सीमा होता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह की दुश्वारी और परेशानी होने लगे, तो कोई उपाय नहीं था, क्योंकि हमारे नेता का, हमारे दल का कमिटमेंट था कि मैं विकास करूंगा। और फिर जब चुनाव होता, उसके बाद क्या हम जवाब देते कि हम आपस में लड़ते रहे, कोई हम विकास नहीं कर सके। तो जो लोगों से कमिटमेंट था, हमारे नेता का स्पष्ट कहना है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने लोगों, अपनी जनता के प्रति है। जो मैंने कमिटमेंट किया उसको मैं करूंगा, हर हाल में करूंगा, इसके लिए मुझे जो करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये लोगों को के मन में ये आत्मसंतोष पैदा किया कि हम शासन, गुड गवर्नेंस के लिए शासन में आए हैं, तो हम शासन देंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका। अभी बिहार राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अंजू मारा जी के विचार सुने, राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी की छवि गुड गवर्नेंस के लिए है और वो इसी शासन में वो इसको साबित करेंगे, चूँकि उनका चुनाव लोगों ने किया है सुशासन के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए लाइव बिहार की खबरों के साथ।